Hi YouTube family, hope all of you are doing good. This is part of InvestorWise Vlogs series which we have started and आपको मालूम है आज का हॉट न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ है येस बैंक का शेयर विच हैज़ गॉन डाउन by 30% today and we all are really anxious and eager to know why this sudden fall has happened in yes bank, isn't it? तो मैंने कुछ डेटा जॉट डाउन किया है अपने पास एंड आई विल बी शेयरिंग सम फैक्ट्स विद यू एंड आई विल ऑल्सो गाइड यू कि यहाँ से बैंकिंग स्टॉक्स में एंड स्पेसिफिकली येस बैंक में आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए. आई विल ऑल्सो टेल अबाउट पीपल हैविंग एग्जिस्टिंग होल्डिंग एंड आई विल ऑल्सो गाइड अबाउट फ्रेश बाय इफ़ यू आर प्लानिंग टू मेक. सो लेट अस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड what exactly happened and what should be the next move for any investor from here on. तो सबसे पहले सर आप बैंकिंग का मैकेनिज़्म समझिए इंडिया में, ठीक है. सबसे पहले बैंकिंग का मैकेनिज़्म समझिए. बैंक्स आपसे डिपॉजिट्स लेता है, पब्लिक डिपॉजिट्स लेता है, बैंक्स के पास पैसा है, वो फंडिंग भी लेते हैं, इक्विटी रेस करते हैं, ठीक है. और इससे वो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं. क्रेडिट क्रिएशन का मतलब है कि वो लोन देते हैं. लोन ऑब्वियसली वो कॉरपोरेट्स को भी देते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे कि आप और मैं हैं, हम लोग उनके रिटेल कस्टमर्स हैं. मैंने रिटेल इन्वेस्टर्स बोल दिया, सॉरी फॉर दैट. रिटेल कस्टमर्स को भी वो लोन देते हैं. लोन कैन बी फॉर हाउसिंग पर्पस, लोन कैन बी फॉर बाइंग अ बाइक, फॉर बाइंग अ कार. इट कैन बी फॉर एनी पर्पस एज एट रिटेल लेवल एंड कॉर्पोरेट लेवल. ऑब्वियसली पीपल विल कंपनीज विल बोरो मनी फॉर द पर्पस ऑफ देयर बिजनेस. चाहे वो वर्किंग कैपिटल लोन हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन हो, दिस इज़ फॉर देयर बिजनेस पर्पस. अभी प्रॉब्लम ये है कि जब आप लोन लेते हैं तो बैंक्स को अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के हिसाब से लोन्स के लिए प्रोविजनिंग करनी पड़ती है. कंटिजेंसीज एंड प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं कि जो उन्होंने लोन दिया है, ऑब्वियसली व्हेन दे गिव यू द लोन दे ट्राई टू मेक श्योर कि वो लोन जो दे रहे हैं उन्हें अपना लोन का जो मतलब लोन का जो रीपेमेंट्स है वो टाइमली मिलेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. वो ऐसा एनालिसिस करते हैं अपने पार्ट पे. दे गो बाय योर रेटिंग्स, दे गो बाय योर एनालिसिस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. वो आपका पूरा लास्ट 3, 4, 5 ईयर्स का बुक्स लेते हैं, कुछ रेशियोज़ का कंप्यूटेशन करते हैं. एक बैंक को सैंक्शन करने के पहले बहुत सारे क्राइटेरिया देखने पड़ते हैं. हर बैंक का अपना अपना क्राइटेरिया है चेक करने का, वो सब वो करते हैं. उसके बाद वो आपको लोन सेंक्शन करते हैं, ठीक है. और जब वो लोन सेंक्शन करते हैं तो कई बार ये जो लोन होता है इसका रीपेमेंट नहीं हो पाता है एंड सम ऑफ दीज लोन रीपेमेंट्स विच डू नॉट हैपन, या जहाँ पे बैंक को लगता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट है, वहाँ पे बैंक को उसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा वाइल प्रिपेयरिंग देयर पीएल एंड बैलेंस शीट, ठीक है. तो जो एसेट्स बैंक जब लोन देता है तो उनके लिए ये एसेट्स है, और जो एसेट्स पे उनको रीपेमेंट डाउटफुल लगता है उसके लिए प्रोविजनिंग करनी पड़ती है. प्रोविजनिंग ऑफ डिफ़ॉल्ट कंटिजेंसीज है, ऑब्वियसली पता नहीं है, पैसा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, पर उन्हें प्रोविजनिंग करनी पड़ती है. एंड दिस प्रोविजनिंग विल इम्पैक्ट देयर प्रॉफिट्स, क्योंकि ये प्रोविजनिंग एक तरह का एक्सपेंडिचर है जिसे उन्हें अपने प्रॉफिट्स में से कम करना पड़ेगा, ठीक है. अभी बहुत बड़े बड़े डिफ़ॉल्ट्स में से, जैसे आपको याद होगा विजय माल्या ने डिफ़ॉल्ट किया था. उन्होंने जब डिफ़ॉल्ट किया था तो अराउंड द टोटल लोन डिफ़ॉल्ट वाज क्लोज टू 4,000 करोड़, ठीक है. वैसे ही पीएनबी हाउसिंग का डिफ़ॉल्ट जो नीरव मोदी के केस में हुआ था, दैट वाज क्लोज टू 11,000 टू 12,000 करोड़, ठीक है. तो दीज आर सम ऑफ द बिगेस्ट डिफ़ॉल्ट्स विच हैव हैपेंड इन इंडिया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर विल बी अ ह्यूज सेटबैक फॉर द बैंक जिसका डिफ़ॉल्ट हुआ. तो ये प्रोविजनिंग का जो क्राइटेरिया है ये बैंक अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है. इसमें आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी कुछ परसेंटेजेस दिए गए हैं, स्पेसिफाई किए गए जो बैंक्स को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है. तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, बैंक्स प्रोविज़न बनाएगा, पर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि ये जो प्रोसेस है टू डिसाइड इफ़ अ लोन इज़ लुकिंग लाइक अ स्ट्रेस्ड एसेट, कि उन्हें लग रहा है यहाँ पे एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए बोलते हैं हम इसे, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट. तो क्या एक एसेट नॉन परफॉर्मिंग होगा फ्यूचर में कि नहीं होगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव जजमेंट आ जाता है. एंड दैट इज़ वेयर बैंक्स माइट कंसिडर समथिंग एज गुड एसेट इवन व्हेन इट इज़ बिकमिंग अ स्ट्रेस्ड एसेट. ऐसा हो सकता है. तो आप पूछोगे इसमें सर बैंक को
फ़ायदा क्या है एक एसेट को रिकग्नाइज करना एज अ गुड एसेट, जबकि वो स्ट्रेस्ड एसेट है या वहाँ पे चांसेस ऑफ डिफॉल्ट आर हाई, बैंक उसे एक गुड एसेट क्यों कंसिडर करेगा? इसका सिंपल सा आंसर है, बैंक अपना परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंट रखना चाहता है, वो अपने प्रॉफिट्स को श्रिंक करते हुए नहीं देखना चाहता है। बैंक वांट्स दैट देयर प्रॉफिट शुड बी गोइंग अप, बैंक्स ग्रोथ शुड बी रिफ्लेक्टिंग गुड इन देयर प्रॉफिट्स, सो दे विल ट्राई टू बी very optimistic about recovering from the clients. In many cases it has been found in the last year 3 banks, Yes Bank, ICICI Bank और Yes Bank, ICICI Bank और Axis Bank, इन तीनों के केस में आरबीआई ने डाइवर्जेंस रिपोर्ट इशू किया था। डाइवर्जेंस रिपोर्ट में आरबीआई ने ये बोला था कि देखिए आप लोगों ने इतना का एनपीए डिस्क्लोज किया है, इतना का एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट रिकग्नाइज किया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए इतना प्रोविजनिंग एंड कंटिजेंसी किया है, पर हमारे हिसाब से आपको जो एनपीए का रिकग्निशन करना चाहिए था वो ज़्यादा करना चाहिए था। तो जब आरबीआई ने ये डाइवर्जेंस रिपोर्ट दिया था FY 17-18 में, जब डाइवर्जेंस रिपोर्ट पब्लिक की गई थी, जब ये न्यूज़ पब्लिक हुई थी, उन तीनों स्टॉक्स में देयर वाज अ ह्यूज फॉल इन ऑल दीज 3 स्टॉक्स, क्योंकि हमें एज एन इन्वेस्टर कंपनी पे रिलायंस कम हो जाता है, क्योंकि हमें ये लगता है कि बैंक्स प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं कर रहा है अपना एसेट क्वालिटी को, जिसके कारण हमारा फेथ थोड़ा बैंक्स पे कम हो जाता है और कई बार इन्वेस्टर्स उन स्टॉक्स से पीछा छुड़ाते हैं एंड दे सेल दी स्टॉक। दिस इज़ दी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आज का टॉपिक थोड़ा हैवी होने वाला है बिकॉज बैंकिंग इज़ अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड थिंग, और उसी हिसाब से बैंकिंग स्टॉक्स भी थोड़ा डाइसी है खरीदना बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। FY 13, 14, 14, 15, 15, 16 हैव बीन बैड फॉर द बैंक्स, क्योंकि इन सब सालों में अगर आप देखेंगे जो CDR होता है, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग होता है, जिसमें कंपनीज अपने हाथ खड़े कर देती है और कहती है कि मेरे पास सफिशिएंट मनी नहीं है लोन रीपे करने का, उस समय बैंक्स से वो अपील करते हैं कि हम CDR के लिए अप्लाई करेंगे, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई करेंगे। ये कंपनीज बैंक्स को बोलती है मेरे पास तुम्हारा लोन रीपे करने का अभी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, तो आई वॉन्ट यू टू गो फॉर CDR। ये CDR जो होता है, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग जो होता है, इसमें फिर बैंक्स को क्या करना पड़ेगा, उन्हें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम देना होगा कंपनीज को कि ठीक है नेक्स्ट 2 साल तुम मुझे पेमेंट प्रिंसिपल का मत करो, खाली इंटरेस्ट पे कर देना। इन सम केसेस बैंक्स विल वेव ऑफ द इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट और बोलेगा चलो तुम खाली प्रिंसिपल का रीपेमेंट कर दो। ये CDR का पॉलिसीज है। अभी CDR होने के कारण इट इज़ जस्ट लाइक स्पॉइलिंग द बैड स्टूडेंट ऑफ द क्लास, बिकॉज व्हेन you allow them to go for CDR, in that case companies become like they become frivolous, because they know even if we do not repay the loan, or else if we apply for CDR, there are lenient policies out there which will allow us to get exemption of the interest payments, or maybe the principal need not be paid for next 2 years, 3 years, 4 years. This lenient policy was first challenged by Raghuram Rajan when he was the RBI governor, and he told very clearly, once a company applies for CDR, there should be a centralized system wherein every other bank will be reported about the CDR being filed by a particular company, being proposed by a particular company, and in that case other banks should make sure that they do not fund any money to such a company which has already applied for CDR. कहीं ना कहीं वो यूनिटी लैकिंग है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, जिसके कारण एक बंदा बिंदास एक बैंक से लोन लेता है, लोन लेने के बाद वो डिफॉल्ट करता है, CDR के लिए अप्लाई करता है, एंड देन आफ्टर दैट दे गो टू दी अदर बैंक एंड दे स्टिल टेक द लोन एंड दे गेट इट ऑल्सो। दिस इज हाउ सिस्टम इज वर्किंग इन इंडिया. That is why the banking, which is considered as the spine of any economy, is quite weak right now in India. Okay, now let us come back to our situation. What happened with Yes Bank? So Yes Bank has been very volatile for last couple of years. Let me tell you this. First, that RBI divergence report was issued where RBI was of a viewpoint that Yes Bank अपने asset quality को अच्छे से रिपोर्ट नहीं कर रहा है, उन्हें जितना प्रोविजनल कंटिजेंसी बनाना चाहिए वो उतना प्रोविजनल कंटिजेंसी नहीं बना रहे हैं अपने स्ट्रेस्ड एसेट्स के लिए, जिसके कारण वो अपने प्रॉफिट्स को हायर लेवल पे रिपोर्ट कर रहे हैं. जब ये न्यूज़ आई थी तो येस बैंक का शेयर वाज अंडर प्रेशर, नंबर 1. नंबर 2, लास्ट ईयर the promoter and the CEO who
Rana Kapoor, he was forced by RBI to step down. He was not allowed to continue because RBI somewhere felt that he is not operating in a rightful manner. And in his place, Ravneet Gill came in as the next CEO of the bank. Okay, now this when Rana Kapoor was asked to step down, that is the time when Yes Bank share has drastically dropped from 325 330 to 175 levels, and it made a low 52-week low, I think, of 146 rupees. The stock fell by 50 to 55% in a day when he was told to step down because somewhere RBI was not feeling comfortable with the founder of the bank to continue as the MD and CEO, because somewhere they felt that he is not following the right practices as far as accounting is concerned. See, the logic is very simple here. अगर promoter के पास shares हैं कंपनी के सर, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी कंपनी के शेयर्स नीचे आए. और बैंकिंग सेक्टर में सबसे बेस्ट तरीका अपने स्टॉक्स को हायर वैल्यू पे लेके जाने का इज बाय अंडर रिपोर्टिंग योर कंटिजेंसीज. आप अपने बैड एसेट्स को, डाउटफुल एसेट्स को, स्ट्रेस्ड एसेट्स को रिपोर्ट ही नहीं करोगे, आप एनपीए का प्रोविजनिंग ही नहीं करोगे, तो आपका प्रॉफिट्स कम होगा ही नहीं. और अगर आपके प्रॉफिट्स में कंसिस्टेंटली एक ग्रोथ दिख रहा है, तो एज एन इन्वेस्टर, मुझे तो नहीं मालूम ना कि कंपनी अंदर में क्या कर रही है. एज एन इन्वेस्टर देखिए, चाहे इन्वेस्टर हैं चाहे एनालिस्ट हैं, एक सिंपल सा लॉजिक समझिए. हम जानते हैं कि सेबी इज़ अ वॉच डॉग, वो मार्केट को रेगुलेट कर रहा है. हमें पता है हर बैंक को अपना स्टैट ऑडिट कराना पड़ता है. अब आपको भी मालूम है स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का काम है कि वो जाके चेक करें कि कंपनीज क्या अपने एसेट्स के जो प्रोविजनिंग है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन कर रही कि नहीं कर रही है. अभी मजे का बात यह है, इफ़ आई टेल यू दिस फ्रैंकली, मे बी सम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विल गेट अपसेट विद मी एट दिस, बट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई अंडरस्टैंड दिस, दैट जब सीए स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है बैंक का, दे जस्ट प्ले द रोल ऑफ अ पपेट. उनको भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है और ना वो अपनी नॉलेज को वहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बस ये देखता है कि हाँ भाई ये आपके एसेट्स हैं, आपने क्या यहाँ पे प्रोविजनिंग किया है. दे अगेन डू नॉट गो ऑन टू चेक दी वायबिलिटी कि कौन कौन सा एसेट से कितना रिकवरी होने का चांसेस है, बिकॉज दिस अगेन आई एम टेलिंग यू इज अ वेरी सब्जेक्टिव जजमेंट टू बी मेड एंड इट्स ओनली द वर्क ऑफ द एक्सपर्ट. तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज कि क्या बैंक्स अपने स्ट्रेस्ड एसेट्स का जो प्रोविजनिंग कर रहा है वो एडिक्वेटली कर रहा है कि नहीं कर रहा है. दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैच होल्ड ऑफ. तो जब सेबी जब स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ये लोग इस चीज़ को नहीं पकड़ पाते हैं, तो बैंक्स बिंदास अपने प्रॉफिट्स को अच्छा दिखाता है बाय अंडर रिपोर्टिंग देयर प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी. और एज एन एनालिस्ट सर, हम तो बैंक्स जो रिपोर्ट करता है पीएल बैलेंस शीट, उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करते हैं. एमडी, सीईओ, सीएफओ, सीओओ जो बैंक्स का आके अपना वर्डिक्ट देते हैं, हाउ दे आर एक्सपेक्टिंग बैंक्स टू परफॉर्म इन गोइंग इन द फ्यूचर ईयर्स, उसके बेसिस पे हम स्टॉक्स पे एडवाइजरी देते हैं. आई एम नॉट स्पीकिंग ओनली ऑन माई बिहाफ, आई एम गिविंग यू अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन जनरल क्या किया जाता है मार्केट में. तो ये कहीं ना कहीं, जैसे आज मूडी ने आई थिंक उन्होंने ये बोला है कि हमने कहीं ना कहीं येस बैंक की एनालिसिस में गलतियां की हैं, क्योंकि हमने ट्रस्ट किया कंपनी ने जो डेटा हमसे शेयर किया है उसके बेसिस पे हमने रिकमेंडेशन दिया. वी शुड हैव बीन मोर कंजर्वेटिव व्हाइल गिविंग बाय रिकमेंडेशन ऑन येस बैंक. ठीक है, तो आज तो ये मैंने आपको एक स्टोरी बताई कि जब राणा कपूर ने स्टेप डाउन किया तो उस समय ये प्रॉब्लम हुआ था. उसके पहले आरबीआई ने जब अपनी डाइवर्जेंस रिपोर्ट दी थी कि येस बैंक कहीं ना कहीं गलत रिपोर्ट कर रहा है अपने प्रोविजनिंग और कंटिजेंसीज को, उस समय भी स्टॉक वॉज अंडर प्रेशर. और उसके बाद स्टॉक ने 160 170 के लेवल से 250 तक रिकवरी दिखाया था, बिकॉज देयर प्रॉफिटेबिलिटी हैज़ बिन डिसेंटली गुड. बट नाउ when this quarter, January to March quarter का results have been displayed by the company. I think 3 days back they have disclosed their results, and when they reported their results, so for the first time since its inception in 2004, for the first time Yes Bank has reported a loss for this quarter, which has been 1500 crores odd rupees of loss they have reported. Okay, so now what is the reason for this loss? If I compare the facts, I have jotted down certain facts in front of me. If we compare this quarter, which is March 19, which we compare with March 18, okay, listen carefully to what I am saying.
Last year their interest income earned was 5,743 crores, whereas this year their interest income for this quarter has been 7,856 crores. So as far as business growth is concerned, as far as getting new clients is concerned, they have done decently well, because their interest income has gone up from 5,700 odd crores to 7,850 crores. But need to understand, where did the things go wrong for them? The thing is that last year they reported only 399 crores of provisioning they made, and this year they have reported a provisioning of 3662 crores, 3662 crores ka provisioning kiya hai, which is 9 times more. Profit has gone up probably just by 2000 crores, but overall provisioning has gone up by 9 times. What is this indicating? This is indicating that when this new guy Ravneet Gill has come in, he is probably not very happy how the provisioning was done under the earlier CEO, that is Rana Kapoor. And obviously, as I am telling you, that is the reason why RBI ने अपना divergence report उस समय issue किया था, that they were not happy with how the provisioning was done then. And maybe now what they are doing is they're cleaning their stressed assets. They're actually reporting their bad assets now. And when they report the bad assets, this was very much evident that their profits once will be shaken. That is what exactly has happened. However, if you see overall this year, if you see the entire year FY 18-19, Yes Bank has reported overall profit of 1720 crores. There's nothing wrong, but this quarter is giving us a bad picture, and that is what investors react to, right? The moment they reported a loss for the first time since 2004, investors have started selling their share, and that is why share was down 30% today. Okay, so if you compare 17-18, I'm talking about the total year, not quarter. 17-18, they have reported 25,491 crores of interest income earned. That is their total income earned. But this year in 18-19, they have reported 34,214 crores of interest income, which again shows that year on year basis they have reported a higher interest income, which means they are having good, decent growth in their business, in getting new clients and in sanctioning new loans. But that is not what is important. If you go on to sanction a loan of 10,000 crores to people like Vijay Mallya or Nirav Modi, that is not a good sign for a bank, right? Do you understand that? Here it's not important how much business you are doing. What's important is who you are doing business with, and it's very important that recovery आना चाहिए. अगर recovery ही नहीं आएगा जो लोन आपने दिया है, तो bank stocks, bank's profits will be under pressure, isn't it? तो पिछले साल उन्होंने प्रोविजनिंग जो किया था 17-18 में, दैट वाज 1550 करोड्स, एंड दिस ईयर टोटल प्रोविजनिंग डन हैज बीन क्लोज टू 36,000 crores, which means again you can see there is a 4 times jump in the provisioning that they are doing. Maybe now what they're reporting is their actual numbers, which they should have reported in last so many years, okay, which was not done under the last CEO, that is Rana Kapoor. Now, understand this, that their gross NPA, that is non-performing assets, last year reported was 1.28%. This year they have reported 3.22%. Okay, 3.22%, which means their NPA also has gone up like 3 times. The gross NPA is like total assets which you feel will not be recovered. That is total loan that will not be recovered. That is represented by non-performing assets, NPA. Okay, so for March quarter, this total provisioning, which is close to 3,600 crores, they are telling is mainly on account of 2 defaults. Like one is from Jet Airways, so Jet Airways is one of the culprit, and the second is Ireland FS का जो fiasco हुआ था last year, उसमें इनका काफ़ी इनको लग रहा है कि रिकवरी प्रॉब्लमेटिक है, रिकवरी के चांसेस कम है, इसलिए इन्होंने उसको रिपोर्ट किया है. So this is the total story in front of you. However, need to understand, this year when FY 18-19 has started, RBI gave a positive report that this year it is expected that banks will report lesser non-performing assets. They will have lesser provisioning and contingencies because the process which RBI started of preparing the divergence report on every company and making it on every bank and making it public, they felt that after that cleaning of books of accounts has already been done, and now chances are less for any further defaults. That's what RBI was anticipating. But what Yes Bank has done is actually giving us a wrong signal. It's giving us a threat signals right now, and we can't be very sure about where banking stocks will stand in next 6 to 12 months time. That is the exact story in front of us right now. Okay, so now what is the action point for banks? That is
ऑब्वियसली आई नो एज एन इन्वेस्टर आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, पर अभी एक्शन पॉइंट बैंक्स के लिए ये है कि जो उनका, जैसे येस बैंक के लिए खास करके, अभी येस बैंक ने ये बोला है कि हम अपने एसेट क्वालिटी को लेके बहुत सिंसियर हैं, हम सीरियस हैं, और जहां हम अभी पिछले 3 साल से 30 to 35% का बिजनेस ग्रोथ टारगेट कर रहे थे, अब हमसे 20 से 25% का बिजनेस ग्रोथ टारगेट करेंगे, क्योंकि बिजनेस ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप किन के साथ बिजनेस करते हो वो इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ येस बैंक की कहानी नहीं है सर, ऐसा नहीं है कि येस बैंक ने कुछ बहुत गलत कर दिया है। येस बैंक के साथ साथ बाकी सारे बैंक्स भी हैं जो डिफॉल्ट, जिनके लोन्स पे डिफॉल्ट होता है। देयर इज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अबाउट येस बैंक। ओके, नाउ कमिंग टू दी स्टॉक एडवाइजरी, मेरा यहाँ पे आपको सजेशन ये है कि सर अगर आपने, जैसे मैं जानता हूँ कि बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे जिन्होंने आज मुझे ये पूछा था कि सर मैंने येस बैंक 240, 250, 260, 265, 270 के रेंज में खरीदा हुआ है, अभी मेरे को क्या करना है। अभी सर आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने स्टॉक्स को होल्ड करके रखिए। मैं आपको सीरियसली सिंसियर रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, आप पैनिक सेलिंग मत करिएगा, बिकॉज येस बैंक फॉर मी इज स्टिल अ गोल्डन स्टॉक विच यू शुड नॉट लूज, यू शुड कंटिन्यू होल्डिंग इट। अच्छा, क्या हम अपने प्राइस को एवरेज आउट कर सकते हैं? ठीक है, आई एम जस्ट आंसरिंग फ्यू FAQs व्हिच आई गॉट टुडे। क्या हम अपने स्टॉक को एवरेज आउट कर सकते हैं? मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, डू नॉट ट्राई टू कैच होल्ड ऑफ अ फॉलिंग नाइफ। अभी क्योंकि आज ही स्टॉक में फॉल आया है, अभी उसे क्लोजली वॉच करिए, उसे एक जगह जाके स्टेबलाइज होने दीजिए। जैसे आज स्टॉक 168 के करीब था, अभी HSBC, मॉर्गन स्टैनली, उसके बाद आई थिंक देर आर फ्यू मोर नेम्स जिन्होंने, आई थिंक ओनली डॉयश बैंक इज़ द वन विच इज़ मेंटेनिंग होल्ड रिकमेंडेशन ऑन द स्टॉक। उसके अलावा जितने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स है, सब ने इस पर सेल रिकमेंडेशन दिया है, पर मैं यहाँ पे आपको सेल रिकमेंडेशन एकदम नहीं दूंगा। ओके, क्योंकि हमें मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि डू नॉट फ्लो विद द वेव्स इन द मार्केट। अगर स्टॉक एक अंडर प्रेशर होता है तो सब बोलने लगते हैं बेचो बेचो बेचो, ऐसा कुछ नहीं है। एक क्वार्टर अगर खराब हुआ है तो आपको ये भी देखना चाहिए कि 2004 से लेकर 2019 तक 15 ईयर्स हो गया है ऑलमोस्ट, स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। येस बैंक हैज शोन वेरी गुड ग्रोथ एंड इट इज पोटेंशियली मच बेटर देन मेनी अदर प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स आउट देयर इन बैंकिंग सेक्टर। तो कमिंग बैक टू माई स्ट्रैटेजी, अगर आप एवरेजिंग का सोच रहे हैं तो अभी 1-2 दिन तक शांत रहिए, देखिए स्टॉक कहाँ पे जाके स्टेबलाइज होता है, वहाँ पे जाके आप अगर चाहें तो आप कुछ क्वांटिटी और बाय कर सकते हैं, पर आप बेचिएगा मत अपने स्टॉक को, इवन इफ इट गोज डाउन टू 100 रुपीज़ विच प्रॉबली which has a very low probability, but even if it goes down to 100 rupees, keep holding your stock and you might only add a little bit more quantity to average out your price. Sir, can we do fresh buying in Yes Bank? If I have never purchased in the past, can I now buy it? Again, my suggestion to you is do not take decisions in haste. Give it some time. Stock will be under pressure because of all these research reports coming out now, where different investment banking firms are giving sell recommendation on the stock. It might be under pressure for a few more days. Let it stabilize first, and then you can do the buying in a staggered manner. मतलब अगर आप 100, 200, 300, 400 shares जो भी आप खरीदना चाहते हैं, divided by 3 and do the buying by being very watchful about the stock. With 12 to 24 months, it is a superb stock to buy. Okay, बैंकिंग सेक्टर में सर एनपीए का रिपोर्टिंग और कंटिजेंसीज और प्रोविजनिंग बनाना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बात है, इसको दिल से मत लगाइए। इसके बेसिस पे एक बैंक का फ्यूचर ख़त्म होने वाला नहीं है। जस्ट दैट सिंस दीज थिंग्स हैव हैपेंड, we did not expect Jet Airways का shutdown of operations, we did not expect Jet Airways इतने बुरे तरीके से लोन का डिफॉल्ट्स करेगा या वो रीपे नहीं कर पाएंगे। तो इसमें कई चीज़ें सिचुएशनल होती हैं, सर्कमस्टेंशियल होती हैं। यहाँ पे जेट एयरवेज और ILFS का जो फियास्को हुआ था वो काफ़ी बड़ा फियास्को था, उसके कारण इनको इतना बड़ा प्रोविजनिंग करना पड़ा। फ्यूचर में उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है विद दिस गाय रवनीत गिल coming in as the new CEO, we expect more clinical approach in the way they are approaching their clients, and even the fact that we have our RBI has become very strict with the defaults and CDR, so we expect that quality of loan will automatically improve. Again, I am repeating, as far as growth in business is concerned, Yes Bank even this year has reported a growth in its business. So everything else is positive on this stock. Okay, so my suggestion to you is, if you already have the stock, sit on it. It's a very good stock. And if you are planning to do fresh buy, do a staggered buy, but not now. Wait for a couple of days and let the stock stabilize, and then you can do the buying over a period of 2 to 3 days. Okay, I hope the video has been useful. If you have any questions, please ask me in the comment section below. And thank you. Bye bye. God bless.